नमस्कार। आज का टॉपिक है नाभिकीय संलयन या न्यूक्लियर फ्यूजन। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। आजकल लगभग सभी व्यापारिक नाभिकीय रिएक्टर नाभिकीय विखंडन पर ही आधारित हैं, परंतु एक जो दूसरी एक प्रक्रिया है जो उससे ज़्यादा सुरक्षित मानी जाती है, जिसे हम नाभिकीय संलयन कहते हैं। इसके द्वारा भी हम नाभिकीय ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं और इस पर लगातार काम चल रहा है। फ्यूजन का मतलब है जो दो छोटे नाभिक हैं या हल्के नाभिक हैं उनको जोड़कर एक भारी नाभिक बनाना, और इस पूरी प्रक्रिया में हम हाइड्रोजन नाभिक लेते हैं, दो हल्के छोटे, और या उनके आइसोटोप्स लेते हैं और उनका हम इसमें प्रयोग करते हैं, जिससे इस पूरे प्रक्रिया में हीलियम जो है हमें प्राप्त होती है। चित्र के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश की गई है कि नाभिकीय फ्यूज़न या न्यूक्लियर फ्यूज़न किस प्रकार होता है। एक बार पुनः इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करते हैं। न्यूक्लियर फ्यूज़न या नाभिकीय संलयन, इसको अगर परिभाषा के रूप में हम बताना चाहें तो हम इसको इस प्रकार कह सकते हैं, जब दो लाइट न्यूक्लियस कंबाइन होकर एक हैवी न्यूक्लियस बनाते हैं या दो हल्के नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक बनाते हैं, तो इस पूरी प्रक्रिया को हम न्यूक्लियर फ्यूज़न या नाभिकीय संलयन कहते हैं। और इस पूरी प्रक्रिया में जो मास का जो लॉस होता है, जो द्रव्यमान की क्षति होती है, वह हम आइंस्टीन की इक्वेशन E बराबर mc² से उसका हम निकाल सकते हैं, और जो मास लॉस होता है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, और उसकी कितनी वैल्यू हमें प्राप्त हुई वो हम इस इक्वेशन E बराबर mc² से ज्ञात कर सकते हैं। और जो हल्के नाभिक होते हैं, जो लाइट न्यूक्लियस होते हैं, वो किसके होते हैं? हाइड्रोजन के बने होते हैं या हाइड्रोजन के होते हैं, और जो बनने वाला भारी नाभिक होता है वो हीलियम का होता है। इसको हम अगर समीकरण के माध्यम से समझें तो ये यहाँ दर्शाई गई हैं इक्वेशन। इसको हम एक अलग से समझ लेते हैं एक बड़ी स्लाइड पे। इसमें इसको हम प्रोटॉन प्रोटॉन चेन रिएक्शन भी कहते हैं। इसमें दो नाभिक देख रहे हैं आप, 1h1 1h1, दो हल्के नाभिक हैं हाइड्रोजन के। इनको हमने फ्यूज़ कराया, इनको मिलाया एक साथ, तो हमें 1h2 और साथ में एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त हुआ यहाँ पे, और प्लस के हमें एनर्जी बहुत सारी यहाँ प्राप्त हुई, और ये पॉजिट्रॉन हमें प्राप्त होता है +1 E0। इसको पॉजिट्रॉन कहेंगे, +1 E0 को, और प्लस इसमें एनर्जी हमें मिल रही है। इसके बाद इसके आगे की रिएक्शन फिर यहाँ से शुरू होती है, 1h2 + 1h1, फिर फ्यूज़ कराया, फिर हमें 2He3, फिर हमें हीलियम प्राप्त हो रहा है, और इसके साथ साथ हमें एनर्जी प्राप्त हो रही है। इस तरीके से ये पूरी रिएक्शन जो है लगातार चलती रहेगी, और आपको लगातार पॉजिट्रॉन और एनर्जी इसमें मिलती रहेगी। इसके बाद अगली हम स्लाइड देखें तो अगर हम ये समझें कि फ्यूज़न क्या होता है, किसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, तो इसको हम इस तरह समझ सकते हैं कि जब दो परमाणुओं को, जो हल्के परमाणु हैं या हल्के नाभिक हैं, एक दूसरे के बहुत ज़्यादा हम नज़दीक लाते हैं तो वो आपस में मिल जाते हैं, और इनके मिलने को हमने क्या कह दिया? फ्यूज़न कह दिया। और फ्यूज़न के बाद एक या एक से ज़्यादा नए जो एटम्स बनते हैं, परमाणु बनते हैं, और उनमें न्यूट्रॉन या प्रोटॉन भी हमें प्राप्त होते हैं। इसके साथ साथ हमें बहुत सी ऊर्जा भी प्राप्त होती है, और यही ऊर्जा की प्राप्ति है जिसकी वजह से हमें न्यूक्लियर फ्यूज़न में इंटरेस्ट है, और लगातार इस पे काम हमारे साइंटिस्ट कर रहे हैं। और जो फ्यूज़न डिपेंड करता है वो किस पे डिपेंड करता है, इसको भी समझ लें। ये जो फ्यूज़न होता है दो एटम्स का, वो डिपेंड करता है एटम्स की बाइंडिंग एनर्जी पर या बंधन ऊर्जा पर। इसलिए हम सबसे पहले इस बाइंडिंग एनर्जी को समझ लें। बाइंडिंग एनर्जी से पहले ये आपको एक चित्र हम दिखा रहे हैं। ड्यूटेरियम और ट्राइटियम जो है मिलके फ्यूज़न कराया दोनों का हमने, तो हमें ये हीलियम प्राप्त होता है, और प्लस एक न्यूट्रॉन यहाँ से, और प्लस एनर्जी भी यहाँ से मिल रही है हमें। चित्र के माध्यम से आपको ये समझाने की कोशिश की गई है कि किस प्रकार दो हल्के नाभिक मिलके एक ये जो बड़ा नाभिक बन जाता है, और साथ साथ इसमें एनर्जी भी हमें प्राप्त हो रही है। अब अगर हम बाइंडिंग एनर्जी की बात करें तो किसी भी न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए, यानी कि
न्यूक्लियस के अंदर के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अलग करने के लिए जो जरूरी ऊर्जा होती है उसको हम बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। यह ऊर्जा दो परमाणुओं के बीच रासायनिक बंधन या इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बंधन की ऊर्जा से बहुत ज्यादा होती है, जिस वजह से न्यूक्लियस के टूटने पर बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा की प्राप्ति होती है। हर न्यूक्लियस का फ्यूजन भी संभव नहीं है। कुछ ही ऐसे न्यूक्लियस हैं जो सरलता से फ्यूज हो सकते हैं या आपस में जुड़ सकते हैं। ये जुड़ना बाइंडिंग ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं, तो ये जो उनका जुड़ाव होता है या फ्यूजन होता है ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन पर डिपेंड करता है। और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन को हम कैसे समझेंगे इसके बारे में बात कर लें। यदि एक न्यूक्लियस के सारे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स का व्यक्तिगत रूप से हम वेट करें, उसको मास उनका लें, तो उनका कुल मास उस न्यूक्लियस के वजन से भी ज्यादा होता है। और जो ये बीच में जो मास का अंतर आ रहा है, जो द्रव्यमान में अंतर आता है, इसको हम मास डिफेक्ट कहते हैं। न्यूक्लियॉन्स को साथ लाने से ऊर्जा का निकास या एनर्जी रिलीज होती है, जिसका अनुपात वजन भी जो मास है वो भी उसी अनुपात में कम हो जाता है। ज्यादा एनर्जी तो ज्यादा मास कम अगर हमें कम एनर्जी प्राप्त हो रही है तो मास लॉस भी कम होगा। और इसकी हम कैलकुलेशन E बराबर mc² से कर सकते हैं। और जो निकली हुई ऊर्जा होती है वो मास डिफेक्ट के प्रोपोर्शन में रहती है। अगर मास डिफेक्ट कम है, लॉस ज्यादा हो रहा है मास में, तो मास एनर्जी कम, अगर लॉस ज्यादा है तो एनर्जी भी ज्यादा प्राप्त होगी। जितनी ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी प्रति न्यूक्लियॉन होगी उतना ही ज्यादा वह परमाणु क्या होता है, स्थिर होगा। और यह भी देखा गया है कि मास नंबर 56 के परमाणु की बाइंडिंग एनर्जी प्रति न्यूक्लियॉन 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जो कि सबसे ज्यादा है। इसलिए वह सबसे ज्यादा स्थिर भी होगा। और यह परमाणु कौन सा होता है, आयरन का एटम, जिसका एटॉमिक जो मास नंबर है वो 56 होता है। कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जो आयरन 56 के नीचे आते हैं, मतलब जिनका एटॉमिक नंबर आयरन से कम है, उनकी बाइंडिंग एनर्जी प्रति न्यूक्लियॉन कम होती है। इसीलिए वो जब फ्यूज होते हैं या उनको हम फ्यूज करने की कोशिश करते हैं या फ्यूज करते हैं, तो फ्यूज होने पर वो क्या करते हैं कि आयरन के आसपास का मास नंबर पाने की कोशिश करते हैं। और ये कोशिश इसलिए करते हैं जिससे उनकी भी बाइंडिंग एनर्जी प्रति न्यूक्लियॉन बढ़ जाए। इसके आगे अगर हम बात करें एटम के अंदर की फोर्सेस की, तो वहां दो प्रकार के फोर्स काम करते हैं, न्यूक्लियर फोर्स और कूलम फोर्स। न्यूक्लियस के अंदर दो प्रकार के बल या फोर्स काम करते हैं। कूलम फोर्स जो कि अनंत दूरी तक काम कर सकता है। कूलम फोर्स से दो प्रोटॉन्स के बीच की दूरी बढ़ती है, यानी कि उनके बीच में रिपल्शन होता है। और न्यूक्लियर फोर्स जो इन प्रोटॉन्स को बांध के रखते हैं, ये फोर्स छोटी दूरी तक सीमित होते हैं। न्यूक्लियर फोर्स छोटी दूरी के पे काम करते हैं और जो आपका कूलम फोर्स है वो अनंत दूरी तक भी काम कर सकता है। जब न्यूक्लियस छोटे होते हैं, यानी कि जिनका मास नंबर 56 से भी कम होता है, तब न्यूक्लियर फोर्स इतना सक्षम होता है कि प्रोटॉन्स को जोड़ के रख पाता है या उनको साथ रख पाता है। पर जब न्यूक्लियस बड़े हो जाते हैं तब रिपल्शन फोर्स बढ़ जाता है और न्यूक्लियर फोर्स उसे रोक नहीं पाता और वो अलग अलग हो जाते हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, कुछ ऊर्जा यदि हम प्रदान करके 56 से कम मास के परमाणुओं को अत्यंत पास ले आते हैं, यदि हम कुछ एनर्जी उनको दे दें, तो जिनका एटॉमिक मास नंबर 56 से भी कम है, तो उनके हम एटम्स को पास लेके आ सकते हैं और ये इतने नज़दीक आ जाते हैं कि एक दूसरे में मिलके नए परमाणु और प्रोटॉन या न्यूट्रॉन्स बना लेते हैं। इन हल्के न्यूक्लियस में जो अतिरिक्त आकर्षण बल या अट्रैक्टिव फोर्सेस रहते हैं, जिनसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स बंधे रहते हैं और वही ऊर्जा में परिवर्तित हो जाते हैं। नए परमाणुओं का कुल वजन असल वाले से कम होता है।
आइंस्टीन के प्रसिद्ध समीकरण E बराबर mc² के अनुसार वजन की कमी के बराबर ही ऊर्जा प्राप्त होती है, हम सब जानते हैं। भारी न्यूक्लियस वाले जो एटम्स होते हैं उनमें ऐसा संभव नहीं होता, क्योंकि उनमें कोई अतिरिक्त आकर्षण बल नहीं होता है और उनको तोड़ने के लिए कुछ ऊर्जा प्रदान करनी पड़ती है और टूटने के बाद वे भारी मात्रा में ऊर्जा देते हैं। और इसको हमने क्या पहले, इससे पहले की वीडियो में हमने देखा था, इसको हमने क्या कहा था, न्यूक्लियर फिशन कहा था। यदि हम इसके उदाहरण लें तो दो एटम्स को या दो परमाणुओं को पास लाने के लिए भी हमें बहुत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तभी वो पास आते हैं। लेकिन फ्यूजन होने के बाद जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है वो खर्च की गई ऊर्जा के मुकाबले में बहुत ज्यादा प्राप्त होती है और जो प्राप्त ऊर्जा होती है वो रासायनिक बंधन या इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से जोड़े रखने वाली फोर्स से बहुत ज्यादा होती है। एक इलेक्ट्रॉन को परमाणु से निकलने में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट खर्च करने पड़ते हैं। यदि हम एक इलेक्ट्रॉन को एटम से निकालते हैं बाहर तो हमें इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन जब ड्यूटेरियम और ट्रिटियम को मिलाते हैं या हम फ्यूजन करते हैं तो 17.59 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा मिलती है, यानी कि बहुत ज़्यादा, जितनी खर्च की उससे हमें कई गुना ज़्यादा एनर्जी प्राप्त होती है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण जो है वो हाइड्रोजन बॉम्ब है, जो न्यूक्लियर फ्यूजन के सिद्धांत पर ही आधारित है। न्यूक्लियर फ्यूजन के आधार पर कौन सा बम काम करता है, हाइड्रोजन बम। और हाइड्रोजन बम एटम बम से, एटम बम न्यूक्लियर फिशन पर आधारित है और ये हाइड्रोजन बम जो है वो एटम बम से कई गुना ज्यादा खतरनाक होता है। सबसे बड़ा उदाहरण जो न्यूक्लियर फ्यूजन का है वो हमारे स्टार्स, और जो सन है हमारा वो भी एक तारा है, लेकिन नज़दीक है तो हमें बहुत ज़्यादा चमकदार दिखाई देता है। तो जितने भी तारे हैं, स्टार्स हैं, स्पेशली हम अपने सूरज की सन की बात करें, जिसको हम, जो हमारे पृथ्वी के बहुत नज़दीक है, तो उनकी अपार ऊर्जा का स्रोत भी न्यूक्लियर फ्यूजन ही है। और न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से लगातार सूरज से हमें लाखों वर्षों से हमें इसी प्रकार ऊर्जा मिल रही है और अभी आने वाले लाखों वर्षों तक भी इसी प्रकार हमें ऊर्जा सूरज से मिलती रहेगी। कोशिश अब ये हो रही है कि न्यूक्लियर फ्यूजन से हम ऊर्जा प्राप्त कर सकें, उससे बिजली बना सकें और उसका हम व्यावसायिक उपयोग में उसका प्रयोग कर सकें। और कोशिश ये रहनी चाहिए कि इससे कोई हमारी प्रकृति को भी कोई नुकसान ना हो। और लगातार हमारे वैज्ञानिक इस चीज़ को लेकर लगातार शोध कर रहे हैं और हो सकता है भविष्य में इस प्रकार की खोज हो और न्यूक्लियर फ्यूजन से हम ऊर्जा की प्राप्ति व्यापारिक स्तर पर कर सकें या बहुत बड़े स्तर पर कर सकें। चित्र के माध्यम से हम पुनः एक चीज़ दिखाना चाह रहे हैं आपको, किस प्रकार न्यूक्लियर फ्यूजन होता है और कौन सी रिएक्शन इसमें होती है। एनर्जी कितनी मिल रही है देख रहे हैं आप। इसमें दो नीचे फिर रिएक्शन हमने दिखाई हैं, दो हाइड्रोजन एटम मिलकर हीलियम बनाते हैं, एक पॉजिट्रॉन मिल रहा है आपको और 3.27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको यहाँ पे ऊर्जा की प्राप्ति हो रही है। उसके सबसे लास्ट में जो इक्वेशन हमने दिखाई है, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम का दोनों के मिलने से हीलियम और न्यूट्रॉन मिल रहा है आपको और 17.59 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको एनर्जी की प्राप्ति हो रही है।